अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और आप और मैं एसिड्स बेसिस से आगे बढ़ चुके हैं और अब हम बात कर रहे हैं सॉल्ट्स की। सॉल्ट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा और देखा हमने कि सॉल्ट्स बनते किस तरह से हैं और अभी हमने उनकी फॉर्मेशन देखी सिर्फ मेटल आयन को कंसिडर करके। हम इनकी फॉर्मेशन और भी देखेंगे, इनकी प्रिपरेशन की तरफ भी जाएंगे, लेकिन आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि सॉल्ट्स में इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करेंगे और जो मैंने आपको टास्क दिया था उस पर भी बात करेंगे। आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करने लगे हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़, एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की थी, बेस की प्रॉपर्टीज़ भी की थी, इसी तरह सॉल्ट्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। बाकी तो हम बातें करेंगे ही करेंगे कि सॉल्ट की क्या क्या खसूसियात हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सॉल्ट के बारे में, उस पर भी बात करेंगे, वो भूलना नहीं है बस आपने जब हम जाएं उस तरफ। स्टार्ट करते हैं लेक्चर का, लेकिन लेक्चर के स्टार्ट से पहले उस टास्क की बात करते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको दिया था, जिसमें बात मैंने ये की थी कि आपने जिंक का सॉल्ट बना के देना है मुझे और जिंक का रिएक्शन आपने करवाना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और एक और जो सॉल्ट था वो था सिल्वर का, और सिल्वर का रिएक्शन मैंने आपसे कहा था कि आपने एसिटिक एसिड के साथ कराना है, मतलब कि एथेनोइक एसिड। बहुत से स्टूडेंट्स को ये बात याद होगी। जिंक का रिएक्शन जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं तो चार्जेस की बात हमने की थी कि आपने चार्जेस का बहुत ज़रूरी बात है जहन में रख लेनी है। क्यों? क्योंकि आपके जो चार्जेस हैं ये चार्जेस ही पूरा सॉल्ट बना रहे होते हैं। जिंक की बात हम करते हैं स्टूडेंट्स। जिंक में हमारे पास मेटल्स हैं दोनों, और हमने बात की थी कि जाहिर सी बात है इनके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज होगा। मेटल है ना, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और अपने ऊपर पॉजिटिव का चार्ज ले आएगा। साथ ही साथ हमने बात की कि हमारे पास सॉल्ट बनाने के लिए एसिड के अंदर से कोई नेगेटिव पार्ट आएगा। अब वो नेगेटिव पार्ट क्या है? H2SO4 में देखें आपके पास SO4, H2 के ऊपर तो चार्ज आ गया ना प्लस का, ठीक है, हाइड्रोजन का चार्ज है प्लस का। H2 की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे, सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर चार्ज है प्लस का, और आपके पास सल्फेट का SO4 का आपने याद रखना है चार्ज होता है माइनस। ठीक है, आप ये देखें H2SO4 बना भी तो ऐसे है ना, माइनस का इधर चला गया क्रॉस होके हाइड्रोजन के साथ लिखा गया, और जो हाइड्रोजन का प्लस था वो SO4 के साथ आ गया, इसलिए कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। अब हम बात करेंगे कि कैसे हमने सल्फेट जो कि नेगेटिव है H2SO4 में, उसको अटैच कर देना है जिंक के साथ। जिंक के ऊपर आपके पास भी आ जाएगा 2 पॉजिटिव का चार्ज, ठीक है, जिंक के ऊपर आ जाएगा +2 का चार्ज। ये वाला चार्ज आपने इस सॉल्ट के लिए याद रखने हैं। वैसे अगर आप चाहें तो +2 जिंक का चार्ज याद रख लें। हर कंपाउंड या मोस्टली कंपाउंड जिसकी हम बात करेंगे केमिस्ट्री में, उसमें यही चार्ज होगा। तो जब जिंक के साथ आपने सॉल्ट बनाना है, ये आ गया जिंक आपका विद +2 चार्ज, और साथ में आ गया सल्फेट आपका विद -2 चार्ज। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन था हमने एसिड का ये निकाल देना है। जब ये निकाला तो अगली चीज क्या होगी कि आपके पास सॉल्ट बनने के टाइम पे जिंक का जो +2 है वो सल्फेट की तरफ जाएगा, और इसी तरह सल्फेट का -2 जिंक की तरफ आएगा। लेकिन क्योंकि ये आपके पास दोनों सेम चार्जेस हैं, तो सेम चार्जेस एक दूसरे के साथ कैंसिल होकर 1 ही रिजल्टेंट आएगा। तो जो आपका बनेगा यहाँ पे सॉल्ट वो होगा जिंक सल्फेट, लेकिन यहाँ पे कोई भी चार्ज क्रॉस होकर नहीं आया होगा क्योंकि सेम चार्जेस थे, सेम चार्जेस को आपने कैंसिल आउट कर दिया। इस तरह से आपका जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बन गया जिंक सल्फेट सॉल्ट। अब बात करते हैं सिल्वर और एसिटिक एसिड की। सिल्वर पे +1 का चार्ज है, ये बात आपने याद रखनी है। हाइड्रोजन कौन सा निकलेगा एसिटिक एसिड का? याद है आप सबको, ये वाला हाइड्रोजन जो बिल्कुल एंड पे है। आपने इस हाइड्रोजन को निकालना है और बाकी सारे पार्ट को आपने सिल्वर के साथ अटैच कर देना है। तो क्या होगा कि आपके पास सिल्वर के साथ अटैच होने के लिए जब ये हम इसको अटैच करेंगे ना, तो ये रिजल्टेंट जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा COO, और क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से हटाया था यहीं पे हम अपना सिल्वर लगा देंगे, और जो हमारे पास इस सॉल्ट का नाम है वो है सिल्वर एसीटेट। ये सिल्वर एसीटेट वाला जो नाम है ये आपने याद रख लेना है। पेपर में MCQ इस टेबल में से आ सकते हैं, पूछा जा सकता है सॉल्ट किस तरह बनेगा, मेटल का नाम दिया होगा, एसिड का नाम दिया होगा, और आपने बताना होगा कि सॉल्ट किस तरह से बने। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जिंक और सिल्वर हमारे पास
वैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनकी 2 चार्जेस हैं, जिंक का +2, सिल्वर का +1, ये हमने याद रख लेना है। और बाकी किस तरह से आपने सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड के साथ इनके सॉल्ट्स बना दिए उसकी हमने बात कर ली। ये था आपका टास्क। उम्मीद करती हूँ आपके आंसर सही आए थे, नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, अभी हमने इनको डिस्कस किया, अब आपको ये सारे समझ आ गए हैं। अब हम अगली बात करेंगे और सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज की तरफ आएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि सॉल्ट्स के बहुत ही हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ये पेपर में MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि सॉल्ट के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होंगे, ठीक है। ये हो गया सॉल्ट की पहली प्रॉपर्टी। और साथ ही साथ आयोनिक कंपाउंड्स हैं, ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जितने सॉल्ट्स हैं वो सारे के सारे हैं आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स का मतलब है कि इनके अंदर चार्जेस हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरा चार्ज है नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन कितने प्रेजेंट हैं वो तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपने याद रखना है सॉल्ट के अंदर। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्योंकि इक्वल होते हैं, इस वजह से आपका जो सॉल्ट होता है वो टोटली न्यूट्रल होता है। बना तो ये आयोनिक कंपाउंड है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से बना है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये न्यूट्रल होता है। चार्ज इक्वल होने का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। +2 अगर है तो इसी तरह -2 होगा। आप इसको सॉल्व करके देख लें, आंसर आ जाएगा 0, जिसका मतलब है कि आपके अगर चार्जेस सेम हो वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसल आउट कर देते हैं और जो रिजल्टेंट कंपाउंड पे चार्ज आता है वो हो जाता है 0। तो आपने याद रखना है कि आपके जो आयोनिक कंपाउंड है सॉल्ट, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स तो हैं, लेकिन ये ओवरऑल न्यूट्रल होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। और अब हम इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं जो आपने याद भी रखनी है, पेपर में पूछी भी जा सकती है, वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सबसे पहले तो देखें, नाम से आपको पता लग रहा है क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि इसके अंदर क्रिस्टल्स बन रहे हैं, ठीक है। आपको नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर क्या फॉर्मेशन हो रही है, क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रही है। अब ये क्रिस्टल फॉर्मेशन कैसे हो रही है, नाम में ही हमें बताया हुआ है कि ये क्रिस्टल फॉर्मेशन वाटर की वजह से हो रही है। क्या होगा कि आपका सॉल्ट के अंदर जब भी वाटर ऐड हो जाएगा तो सॉल्ट क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आई? मैं समझाती हूँ आपको। आपके जो सॉल्ट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये हमेशा पाउडर फॉर्म में होते हैं या किसी भी और फॉर्म में होंगे, लेकिन जैसे ही आप अपने सॉल्ट के अंदर वाटर डाल देंगे और उसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो आप ये देखेंगे कि वही पाउडर्ड सॉल्ट थोड़ी ही देर बाद पूरा का पूरा क्रिस्टल बन चुका होगा। क्रिस्टल कैसे होते हैं आपको पता है? ये क्रिस्टल बाकायदा जिनकी थोड़ी सी इस तरह मैं ट्राई करती हूँ कुछ शेप बनाने की, इस तरह करके जिनकी क्यूबिकल ये कुछ इस तरह शेप होगी जिससे आपको पता लगे ये क्रिस्टल। जैसे आपने शुगर को देखा हुआ है ना, शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं जिस तरह, उसी तरह से क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये क्रिस्टल इतने प्रोमिनेंट होते हैं कि ये पता लग जाता है इनको देख के कि अच्छा ठीक है इस सॉल्ट के अंदर वाटर ऐड हुआ था, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉल्ट्स के बारे में, ये बात आपने याद रखनी है। होता क्या है, सॉल्ट के अंदर वाटर ऐड हो जाता है। जैसे ही सॉल्ट के अंदर वाटर ऐड होता है तो जो रिजल्टेंट चीज बनती है वो होता है क्रिस्टल। अब हम इसका वाटर पार्ट को लिखते किस तरह से, हम लिखते कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले हम कॉपर सल्फेट की बात करते हैं। कॉपर सल्फेट आपके पास एक सॉल्ट है, ठीक है, और ये क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। क्रिस्टल की फॉर्म में होने का मतलब है कि इसके अंदर वाटर अटैच्ड होगा। तो इसके अंदर जो वाटर अटैच्ड होता है ना, वो हम इस तरह डॉट लगा के आगे वाटर का लिख देते हैं फॉर्मूला। वाटर का आपने लिखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो भी होता है, और साथ आपने लिख देना है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो कॉपर सल्फेट का पूरा नाम आप जब लिखेंगे तो इसके साथ आप पेंटाहाइड्रेट अटैच कर देंगे। पेंटाहाइड्रेट का मतलब है कि 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके अंदर अटैच्ड हैं। सिर्फ इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, आपके इन क्रिस्टल्स का एक बड़ा ही स्पेसिफिक कलर भी होता है जिससे आप इसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट की बात करेंगे तो आपके पास कॉपर सल्फेट में ब्लू कलर के क्रिस्टल्स बनते हैं, और जब ये क्रिस्टल्स बन जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा सॉल्ट के क्रिस्टल बने। लेकिन इस वाटर को आप क्रिस्टल्स के अंदर से डिटैच भी करा सकते हैं। कैसे? आप इसी कॉपर सल्फेट .5H2O को हीट प्रोवाइड कर दें। हीट प्रोवाइड करने का मतलब गर्म कर दें, हीट दे दें, आग लगा दें, मतलब उस मिक्सचर, आग नहीं लगानी, बीकर के नीचे आग चला दें जिसमें ये मौजूद है।
अब क्या होगा कि आपका कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा और आपका वाटर अलग हो जाएगा। ठीक है, आपके ये चेंज क्या है, ये चेंज का मतलब है ये क्रिस्टल्स से अब ये बन गया है पाउडर, और पाउडर बनते हुए जो चेंज आया है वो ये है कि ये ब्लू कलर से अब वाइट कलर में कन्वर्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि क्रिस्टल्स का कोई ना कोई कलर होता है। क्रिस्टल का कलर आता है क्योंकि उसमें वाटर ऐड हो जाता है, वाटर के साथ उसका कलर और होता है और वाटर के बगैर उसका कलर और है। सॉल्ट को आपने हमेशा क्रिस्टल कहना है जब उसके अंदर वाटर अटैच होगा, और जब उसके अंदर से वाटर निकल जाएगा तो अब आपने कहना है एनहाइड्रस। सॉल्ट होता है एनहाइड्रस, जिसका मतलब है नो वाटर इन इट। ठीक है, सॉल्ट अगर आपका क्रिस्टल फॉर्म में है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर वाटर अटैच्ड है सॉल्ट के साथ, और अगर आपका जो सॉल्ट है वो एनहाइड्रस फॉर्म में कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई वाटर अटैच्ड नहीं है, नो वाटर इज अटैच्ड। ठीक है, ये बात आपने याद रख लेनी है कि आपका सॉल्ट क्रिस्टल फॉर्म में होगा जिसका मतलब है कि उसके अंदर वाटर अटैच्ड है, और अगर वो क्रिस्टल फॉर्म में नहीं है तो वो एनहाइड्रस फॉर्म में होगा। एनहाइड्रस का मतलब होता है कोई भी चीज जिसके अंदर वाटर नहीं होता। तो एनहाइड्रस फॉर्म में जब वो होगा वो कभी भी क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं होगा, ये बात आपने याद रखनी है। सॉल्ट्स क्रिस्टल बनाते ही तब है जब उनके अंदर वाटर अटैच होता है। कॉपर सल्फेट की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं एक और सॉल्ट की जो है हमारे पास कोबाल्ट क्लोराइड। कोबाल्ट क्लोराइड का भी कुछ इसी तरह से है कि इसका ना कलर और होता है जब ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है, जब इसके अंदर ये हेक्साहाइड्रेट जो आपके पास वाटर है वो अटैच है, इसको करें डिहाइड्रेट, डिहाइड्रेट का मतलब है हीट प्रोवाइड करें, तो कोबाल्ट क्लोराइड आपका अलहदा हो जाएगा, वाटर अलहदा। वाटर निकाल दें तो इसको कहते हैं एनहाइड्रस फॉर्म, और कोबाल्ट क्लोराइड क्रिस्टल एनहाइड्रस फॉर्म में जा कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है, वैसे तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वाली बात याद होगी। दो क्रिस्टल्स का जिक्र कर लिया, एक कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल का, एक कोबाल्ट क्लोराइड का। तीसरा क्रिस्टल है कैल्शियम सल्फेट का, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कलर्स आपको स्टूडेंट्स याद हो ना हो, आपको ये ज़रूर याद होना चाहिए कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट का क्रिस्टल है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है तो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और इसी तरह आपके पास कोबाल्ट क्लोराइड का क्रिस्टल है तो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ये बात आपने याद रखनी है। ये सॉल्ट्स की एक प्रॉपर्टी है कि वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, और क्रिस्टल फॉर्म में जब सॉल्ट्स होते हैं तो क्रिस्टल फॉर्म का मतलब ये होता है कि उनके अंदर वाटर होता है। इसीलिए क्या होता है कि जब आपके क्रिस्टल्स बनाए लेबोरेटरी में तो आपको पता लग जाना चाहिए कि उसके अंदर वाटर है। ये वाटर ऐड इस तरह से होता है कि सबसे पहले होती है सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग। सॉल्ट आप बनाते हैं केमिस्ट्री लैब में, ठीक है। सॉल्ट बनाने के बाद आप उस सॉल्ट में वाटर ऐड करके उसको ओवरनाइट छोड़ देते हैं। आप थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों बाद, तो आप नोटिस करेंगे कि जो आपका सॉल्ट पहले पाउडर फॉर्म में था वो क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने वाटर को एक्सेप्ट कर लिया है, वाटर उसके अंदर चला गया और अब ये क्रिस्टल की फॉर्म में। इन क्रिस्टल्स के कलर डिफरेंट होते हैं और कितना वाटर अटैच होता है वो आपने याद रखना है, क्योंकि वो डॉट के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। कैल्शियम सल्फेट के साथ 2H2O होगा, कॉपर सल्फेट के साथ 5H2O होगा, और कोबाल्ट क्लोराइड के साथ आपके पास 6H2O होगा। ये 3 एग्जाम्पल्स लाजमी याद रखनी है। अब आप इस सॉल्ट में से वाटर जब रिमूव करेंगे, वाटर रिमूव करने का आसान सा तरीका, हीट प्रोवाइड करें, वाटर खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि क्योंकि वाटर निकल रहा है तो वाटर निकलने की वजह से कलर में चेंज आएगा, साथ ही साथ सॉल्ट एनहाइड्रस हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, वो पाउडर फॉर्म में चला जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सॉल्ट की। सॉल्ट की इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को एक्सप्लेन करें। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मेरे केमिस्ट, क्योंकि हम यहाँ पे केमिस्ट्री समझ रहे हैं तो क्यों ना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आपने याद रखना है क्रिस्टल में वाटर होता है, एनहाइड्रस फॉर्म विदाउट वाटर है, ठीक है। इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट याद रहेगा, और ये जो 3 एग्जाम्पल्स हैं ना, इनको लाजमी याद रखना है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, और क्वेश्चन किस तरह से आता है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उस सॉल्ट के साथ। तो आपने नेमिंग देखी और आपने साथ ही साथ सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज देखी। ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट की प्रॉपर्टीज क्या आती, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं,
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं। इसीलिए आयोनिक कंपाउंड तो ये हैं, लेकिन पूरे के पूरे कंपाउंड न्यूट्रल होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। और चौथी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड होने की वजह से सॉल्ट्स क्रिस्टल्स की फॉर्म में चले जाते हैं, और अगर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप रिमूव कर दें तो सॉल्ट एनहाइड्रस फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, याद रखना है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इस वजह से इसको आपने बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो जी स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह सॉल्ट्स की अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को आपने याद रखना है, क्योंकि ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये सॉल्ट्स का आइडेंटिफिकेशन फैक्टर भी बन जाता है। आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं इसी प्रॉपर्टी की बेस पे। तो जो चीज़ मुश्किल लग रही है उसको दोबारा सुनें, दोबारा रिवाइज करें, लिखें और फिर उसको दोबारा समझें। आसान होगा। इसमें से MCQs आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ पे। इस वजह से आपने इसको भी छोड़ना नहीं है, इनको दोबारा प्रैक्टिस करें। लेकिन अगली बातों के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।